हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विलय नीति। इसमें दो टॉपिक इन्वॉल्व किए गए हैं, विलय नीति और एक नए शासन की स्थापना। तो ये टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक क्लास 8th के हैं, सोशल साइंस के। इनको चलिए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आपको ये काफ़ी लंबे समय तक समझ में आए और याद भी रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं। अब विलय की नीति चल रही थी। जो अंग्रेज थे यानी कंपनी थी, वो भारत के अधिकांश क्षेत्रों को अपने वर्चस्व में स्थापित कर चुकी थी, यानी वहाँ पर उनका वर्चस्व स्थापित हो गया था। तो अब अधिग्रहण की आखिरी लहर में 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल ने बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। यानी अब जो अधिग्रहण की मतलब सत्ता स्थापित करने की आखिरी जो लहर थी वो 1848 से 56 के बीच थी। तब गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति का नाम दिया जाता है। अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि विलय की नीति किसकी है, तो आपको या फिर गवर्नर जनरल के नाम पूछ लेते हैं कि इनमें किसकी नीति है, तो आपको बताना पड़ेगा कि विलय नीति लॉर्ड डलहौजी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत में इस तर्क पर आधारित था। अब ये जो विलय की नीति थी वो क्या था, अब इसका सिद्धांत और आधार समझते हैं कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। अब इसमें क्या होता था कि अगर कोई शासक है, उसकी मृत्यु हो जा रही है और उसका कोई जो संपत्ति लेने वाला नहीं है, तो उसकी जो भूभाग होता था, उसकी जो संपत्ति होती थी, वो सारी चीज़ें कंपनी के क्षेत्र में चली जाती थी, यानी उसे कंपनी अपने अंडर में ले लेता था। इसी सिद्धांत के आधार पर कई सारी रियासतों को कंपनी ले ली थी, जैसे सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854, ठीक है, के अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आपको ये जो क्रम है, सतारा, संबलपुर, उदय, नागपुर और झांसी, ये क्रम याद रखना चाहिए। क्वेश्चंस अगर आप क्रम में अगर आंसर लिख रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छे आंसरों में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो बताइए, सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854। याद हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। एट लास्ट 1856 में अवध चला गया। ठीक है, कंपनी के नियंत्रण में चला गया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। यानी वो कह रहे, अब अंग्रेजों ने एक नया कॉन्सेप्ट देने लगे कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराना चाहते हैं और उन्हें कर्तव्य से जो बंधे हुए हैं उन्हें इससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। इसलिए अवध पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने प्रिय नवाब को इस तरह गद्दी से हटाया। उसे देखकर उन लोगों ने गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोगों ने भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। अब जो 1857 का महान क्रांतिकारी युद्ध हुआ था, तो अवध के लोग कैसे उसमें शामिल हुए कि 1856 में जब कंपनी ने अवध पर अपना अधिकार जमाया, तो उन्होंने क्या कहा कि जो वहाँ के राजा हैं वो ठीक तरह से शासन नहीं चला रहे हैं, वो वहाँ पे बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, और जो वहाँ की जनता है उनके ऊपर भी अत्याचार कर रहे हैं। तो हम वहाँ की जनता के लिए वहाँ के जो राजा है उसको हटाकर हम उन जनता को काफ़ी चीज़ें अच्छी देना चाहते हैं। तो लोग इस चीज़ से भड़क गए। लोगों को नहीं पसंद आया कि कोई अंग्रेज आके हमारे राज्य का राजा बने। तो इसलिए एट लास्ट वो लोग जब 1857 की क्रांति हुई, तो अवध के लोग अपना पूरा कोऑपरेट यानी पूरा सहयोग दिए। अब नए शासन की स्थापना पढ़ते हैं। नए शासन की स्थापना में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 और 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था, ठीक है, जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी।
ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे ब्रिटिश इलाके जो प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे उन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंटियां हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग कई प्रशासनिक सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। अब समझते हैं दीवानी अदालत क्या होता है। कि दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। और फौजदारी में क्या होता था कि अभी भी अदालतों में काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो अब इस तरह वॉरेन हेस्टिंग जो 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था लेकर आए, जिसमें हर जिले में 2 न्यायालय हो गई, एक फौजदारी अदालत हो गई और एक दीवानी अदालत हो गई। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। यह एक बड़ी समस्या थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों को अलग अलग व्याख्या कर देते थे। अब इनमें भी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन दे देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। अब ये प्रॉब्लम होने लगी कि सारे जो पंडित थे वो अलग अलग जगहों पे अपने अपने कॉन्सेप्ट दिया करते थे। तो इस प्रॉब्लम को हम ख़त्म करने के लिए क्या हुआ कि 1775 में 11 पंडितों का एक ग्रुप बनाया गया और उनको कहा गया कि आपको इक्वलिटी यानी समरूपता लाने के लिए कि कानूनों का एक संकलन यानी एक पूरा तैयार करना पड़ेगा, पूरा डेटा तैयार करना पड़ेगा और काम सौंपा गया। ठीक, NB हॉल हेड इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया। अब जो NB हॉल हेड थे, जो ये 11 पंडितों ने संकलन तैयार किया था, उस संकलन का इंग्लिश ट्रांसलेट किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, 1775 में कानूनों जो पंडित थे वो उन्होंने कानूनों का संकलन कर लिया था। तो उसके पहले सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसमें क्या हुआ था कि एक सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम आज सुप्रीम कोर्ट कहते हैं की स्थापना की गई थी। कब? 1773 में। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत और कब की गई, तो आप आंसर देंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना की गई। और इसके अलावा साथ ही कलकत्ता में अपीली अदालत और सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। ठीक है, भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। अब भारतीय जो ज़िले थे उनमें जो कलेक्टर होता था वो सबसे सुप्रीम होता था यानी सबसे बड़ा होता था। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, उसका काम लगान और कर इकट्ठा करना और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया गया। अब जो कलेक्टर आया, ठीक है, तो ये भारतीय ज़िले में जो ज़िले होते थे भारत के, उसमें कलेक्टर जो होता था वो सबसे सुप्रीम होता था। इसका काम था कि कर लगान लेना और टैक्स इकट्ठा करना और पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से, पुलिस की ये पूरा ग्रुप होता था, उनकी हेल्प से जो कानून व्यवस्था ज़िले में होती थी उसको अच्छे से और सही से ऑपरेट करना। ठीक है, जो कलेक्ट सत्ता और संरक्षण का एक नया केंद्र बन गया। अब जो उसका कार्यालय था यानी कलेक्ट्रेट था, वो सत्ता और संरक्षण का एक नया सेंटर बन गया, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेला गया।
अब क्या हुआ था कि अब जो कलेक्टर का नया पद आ गया था, जो जिसके पास कानून में बनाने की व्यवस्था आ गई थी, कर लेने की कर लेने का कर लेना हो, उनको लगा दिया गया था, कर इकट्ठा करना लगा दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमारे अब प्रशासन व्यवस्था में चलने लगी थी। तो अब अंग्रेजों के जो वर्चस्व था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता गया, और इसी वजह से जो अब अंग्रेजी जो नियंत्रण था वो भारत पर काफ़ी मजबूत पकड़ बना लिया था। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इसमें जो अंग्रेजी थे और जो सत्ता स्थापित हुई, प्रशासन जो चल रहा था, वो आपको क्लियर समझ में आया होगा। थैंक यू।